हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, हमारे क्लास 12 का चैप्टर जो हमारा लिखा है तिशानी दोशी जी ने। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपका काम है कि स्कॉलर दीदी को खूब सारा प्यार दिखाओ, खूब सारा सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Academic Shikalsi। तो जो एकेडमिक शिकाल्सी है ये इनकी शिप का नाम है, ठीक है। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यानी कि इनका जो शिप है ये किस तरफ जा रहा था? कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट जो हमारे वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उधर जा रहा था। यानी कि यहाँ पर जो हमारी राइटर है वो अंटार्कटिका जा रही हैं। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। यानी मद्रास में इक्वेटर के कितने 13.09 डिग्री से इनकी जो जर्नी है वो शुरू होती है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere। यानी कि यहाँ पर वो बता रही हैं कि उनकी जर्नी में क्या क्या चीजें आई। उन्होंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर मिली उन्हें और बहुत सारे कोस्फियर्स मिले। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, aeroplane and a ship। तो इसमें बता रही हैं कि जब मैंने अपना पैर रखा था अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में तो वो कितने घंटे तक ट्रैवल कर चुकी थी? 100 घंटे वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी थी। कभी कार से, फिर बीच में एरोप्लेन से, फिर शिप से। ऑब्वियस सी बात है कि एशिया से भी बाहर है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में। So, my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। यानी कि उनका जो पहला इमोशन था वो क्या था? जब उन्होंने अंटार्कटिका को देखा, उसके व्हाइट लैंडस्केप को देखा, और ऑब्वियसली बात है वहाँ पे पूरी बर्फ ही बर्फ है। तो जब वो उसको देखती हैं तो उनके अंदर एक रिलीफ आता है, एक कामनेस आती है। Followed up with an immediate and profound wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। यानी वो उसको देख ही रही होती हैं। वंडर यानी कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा सरप्राइज भी इस चीज से होती हैं कि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार का समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास का पार्ट थे। अब यहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट शुरू होता है। देखो 650 मिलियन ईयर अगो, यहाँ पर आपसे बोर्ड में पूछेंगे कितने मिलियन अगो, तो याद रखना 650 मिलियन ईयर अगो एक जाइंट अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। यानी कि जो आज का अंटार्कटिका है उसके कुछ सेंटर में वो प्रेजेंट था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। तब जो चीजें थी वो अलग थी। ह्यूमंस जो थे वो ग्लोबल सीन पर नहीं आए थे। क्लाइमेट बहुत ज्यादा वार्म रहता था और बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना यानी कि बहुत ज्यादा एनिमल्स, प्लांट्स, हरियाली, ये सारी चीजें होती थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass were forced to separate into countries। यानी कि 500 मिलियन साल तक गोंडवाना जो है रहा। पर जब डायनासोर्स चले गए, जो मैमल्स थे वो भी अब आ चुके थे, तो लैंडमास गोंडवाना जो था उसे क्या होना पड़ा? उसे कंट्रीज में सेपरेट होना पड़ा। शेपिंग द ग्लोबल एज मच एज वी नो इट टुडे। और ये उस ग्लोबल को शेप देना था जो हम आज जानते हैं। जैसे आज हमारे इंडिया का जो शेप है वो गोंडवाना से अलग होके ही आया है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। यानी कि अब अंटार्कटिका को विजिट करना एक पार्ट है उस हिस्ट्री का। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। यानी उनका कहना है कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर हम जाके ये देख सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और आगे हमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कहाँ जाएंगे। Is to understand the significance of Cordilleran forts and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction। यानी कि ये जितने भी नाम उन्होंने लिए, ये सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस हम अंटार्कटिका जाके समझ सकते हैं। When you think about all that can happen in a million years, that it can pretty mind boggling। Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। यानी कि यहाँ पे चीजें बता रही कि इमेजिन करो कि जो इंडिया है वो नॉर्थ वर्ल्ड के थ्रू पुश कर रहा है, एशिया के अगेंस्ट जा रहा है, अपने क्रस्ट को बकल कर रहा है, तोड़ रहा है और हिमालयास फॉर्म कर रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। यानी कि साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पासेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम पोलर करंट।
और ड्रेक पैसेज को ओपन कर रहा है, अंटार्कटिका को फ्रिजिड रख रहा है, डिसोलेट रख रहा है एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के वो बॉटम में जा रहा है अंटार्कटिका। हमारा जो वर्ल्ड है उसके सबसे बॉटम में क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है हमारा। फॉर सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी कि जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो सन की वर्शिपिंग यानी सूर्य को पूजते हैं, जैसे कि वो खुद भी एक साउथ इंडियन थी। 2 weeks in a place where 90% of the earth total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि सूर्य पूजने वाले साउथ इंडियन लोग जैसे कि मैं 2 वीक एक ऐसी जगह रहना जहाँ पे 90% जो है अर्थ की पूरी आइस वहां पर है, वो एक उनके लिए चिलिंग प्रॉस्पेक्ट था, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। ना सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नहीं, बल्कि इमेजिनेशन के लिए भी एक बहुत अजीब सी चीज थी। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कस, यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जाइंट पिंग पोंग बॉल पर चल रही हैं जहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं है। नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम, यानी कि ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, वहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि जो भी अर्थली सेंस है, यानी कि जो भी आपको धरती पे इस अर्थ पे फील होता है वो सब वहां पे जाके आप खो देते हो, यानी कि वहां पर आपको बिल्कुल ही अलग फीलिंग आती है। The visual scale ranges from the microscopic to the mightily midges and miles to blue whales and icebergs as big as countries। यानी कि वहां पर जो चीजें हैं देखने वाली वो एक माइक्रोस्कोपिक से भी यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर ब्लू व्हेल्स और इतने बड़े बड़े वहां पर आइसबर्ग्स हैं यानी आइस के टुकड़े हैं कि एक कंट्रीज के जैसे हो जाए, एक एक कंट्रीज के बराबर वहां पर आइसबर्ग्स प्रेजेंट है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम और लार्जेस्ट साइज आइसबर्ग जो वहां देखा गया है वो किस साइज का था, बेल्जियम कंट्री के साइज का था। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन surreal 24-hour astral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or carving ice sheet consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis is not good। यानी कि अब दिन पर दिन पास होते जा रहे तो ऑब्वियसली बात है वो वहां गई है, उन्हें एक उनकी यूबिक्विटस साइलेंस यानी एक यूनिक जो साइलेंस है उनकी उसको किसने इंटरप्ट किया, ओकेजनल एवलांच ने। यानी एवलांच क्या होता है देखो, जब जो बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं जब वो पहाड़ों से गिर रहे होते हैं जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है, वैसे ही जब ऊपर से आइस के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं तो उसको हम एवलांच बोलते हैं। तो वो चीजें वहां पर हो रही थी, तो उन्हें मतलब ये चीज बहुत स्ट्रेंज लग रही थी, जैसे जब हम वो बताती हैं कि जब हम अपने घर पे रहते हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने में बहुत नॉर्मल लगने लगती हैं, पर जब हम उसे वहां पर खुद फेस कर रहे होते हैं तब हमें उसे उसका सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी डीपनेस हमें समझ में आती है। और यहाँ पर राइटर ये भी बोल रही है कि ह्यूमंस के लिए प्रोग्नोसिस जो है ये यानी कि जो प्रिडिक्शन है जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट देखो, ह्यूमन का क्या क्या इम्पैक्ट है वहां पर, ये चीज वहां पर बता रही है। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है अब वहां पर 12,000 साल तक से नहीं है और जूलॉजिकल क्लॉक के लिए बहुत ही फ्यू सेकंड्स के बराबर है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस इचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद द विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज। यानी कि 12,000 साल में ही यानी कि बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ही हमने काफी रकस यानी कि काफी चीजें ऐसी क्रिएट कर दी हैं जो हमारे नेचर को डैमेज कर रही है, जैसे हमने विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज ये सारी चीजें बना दी हैं। Rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन को इतनी ज्यादा बढ़ाना उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अदर स्पीशीज है वो लिमिटेड रिसोर्स के लिए आपस में फाइट कर रही है, उन्हें बैटल करना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड ही हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और इतना ज़्यादा fossil fuels हम बर्न कर रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का, इतना fossil fuel हमने बर्न किया है, which is slowly but surely increasing the average global temperature। जो कि हालांकि धीरे धीरे पर हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। यानी कि देखो जैसे आप देख रहे हो कि हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है, तो ये इसी की वजह से बढ़ रही है, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है।
क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। यानी कि क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक हमारे हर टाइम का रहा है। विल दी वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है क्या वो पूरी की पूरी पिघल जाएगी, क्या जो गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट है वो बर्बाद हो जाएगा, क्या हमारा जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है वो वैसा ही होगा जैसे हमें पता है। तो वो कह रही है शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और इस डिबेट में अंटार्कटिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर कोई भी कभी ह्यूमन नहीं रहे हैं, और इस वजह से वो वहां पर काफी काफी पुरानी चीज है अंटार्कटिका हमारी। तो सिर्फ इस वजह से नहीं, पर मोर इम्पोर्टेंटली क्या है, क्योंकि इसमें इसके जो आइस कोर्स है, इसके जो बर्फ वाले कोर्स हैं, वो 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को अपने अंदर ट्रैप करके रखे हुए हैं। यानी कि उनकी आइस की लेयर्स में क्या रखा हुआ है, 500,000 ईयर ओल्ड के कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। यानी कि अगर हम अर्थ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को स्टडी करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका बहुत ही अच्छी जगह है। स्टूडेंट्स ऑन आइस वो प्रोग्राम था जिसकी वजह से तिशानी दोषी अंटार्कटिका गई हुई थी। द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन दी शिकास्की, यानी कि इस प्रोग्राम के साथ हमारी तिशानी दोषी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के साथ वर्क कर रही थी। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। इनका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस जो है प्रोग्राम है, उसका एम क्या था, वो करना क्या चाहता था। देखो, स्टूडेंट ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम था जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका और भी वर्ल्ड के एंड तक लेकर जाते थे। किस लिए? ताकि वो वहाँ की चीज़ों को देखकर इंस्पायर हों, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वही हमारी कंट्री का फ्यूचर है। तो उनको इंस्पायर करने के लिए वहाँ पर स्कूल की तरफ से वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ऐसी-ऐसी जगह लेके जाते थे। आपका स्कूल कहाँ लेके जाता था ये मुझे कमेंट करा देना। मेरा स्कूल तो बगल वाली चाय के अड्डे पे ही लेकर जाता था। आपका स्कूल कहाँ लेकर जाता था? आप कमेंट करना। एंड रिस्पेक्ट फॉर अ प्लैनेट, इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। यानी कि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है वो कौन चला रहा था? कैनेडियन जॉफ ग्रीन चला रहे थे, और अब 6 साल से वो ये प्रोग्राम चलाते आ रहे हैं। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्डिंग सेलिब्रिटीज, यानी कि वो क्या करते थे, पहले इस प्रोग्राम में सेलिब्रिटीज को लेकर जाते थे, पर वो इतना थक चुके थे क्योंकि वो जो सेलिब्रिटीज है वो वहाँ पे उस माइंड से जाएंगे ही नहीं कि वो वहाँ पे कुछ सीखें। सेलिब्रिटीज का तो एक अलग ही दिमाग होता है, आपको पता है। तो इसलिए फिर उन्होंने ये अपना डिसीजन चेंज किया। फिर वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उन्होंने ले जाना स्टार्ट किया। अनरिटायर्ड रिच क्यूरोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, यानी कि यहाँ पर सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड वे में ही कुछ वापस कर सकते हैं। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन और पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के साथ वो फ्यूचर जनरेशन को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो है दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अंटार्कटिका जाना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, और इस एज में वो भी। तो इसलिए वो क्योंकि उस एज में वो एब्जॉर्ब करने में, लर्न करने में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट करने में केपेबल है, रेडी हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। यानी कि ये रीजन, ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि ऐसी जगह जाना, साउथ पोल के पास जाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of a respective latitude and longitude, but when you can। तो ये चीज़ जो अभी मैंने पहले बताई वही बता रही कि बहुत आसान है कि अपने घर पे हम देख रहे हैं कि वहां से बर्फ गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के देख रहे हैं, वो बहुत इजी है। पर जब हम वहां जाते हैं, उसको फेस करते हैं, तो हमें उसकी डीपनेस समझ में आती है कि वो कितना भयावह होता है, वो कितना डराने वाला होता है। Antarctica, because of its simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। तो ये बोल रहे हैं अंटार्कटिका क्योंकि उसका एक सिंपल इकोसिस्टम है, उसमें बायोडाइवर्सिटी की भी लैक है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है ये स्टडी करने की, कैसे छोटी छोटी चीजें भी इन्वायरमेंट पे कितना बड़ा चेंज ला सकती हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? वो सी की ग्रासेस हैं जो
पूरे इंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन को नरिश करती हैं और उसे बनाए रखती हैं। These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important of processes। यानी कि ये जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं ये सन की एनर्जी को यूज करते हैं, कार्बन को एसिमिलेट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसकी वजह से आगे की फूड चेन इनकी चलती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने वार्न किया है कि आगे जो डिप्लेशन है ओजोन लेयर में वो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगी। यानी कि अगर फाइटोप्लैंक्टन हमारे वहां पर अफेक्ट हो गए तो सारे के सारे एनिमल्स जो मरीन एनिमल्स है उनकी लाइफ भी अफेक्ट होगी, बर्ड्स की भी अफेक्ट होगी, ग्लोबल कार्बन साइकिल अफेक्ट होगी। तो क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ही वहां की फूड चेन चला रहे हैं। In the parable of a phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. यानी कि फाइटोप्लैंक्टन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना बड़ी बड़ी चीजें भी खराब हो सकती हैं, बड़ी बड़ी चीजें भी बिगड़ सकती हैं। तो छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान रखो तो आगे चल के वो सबकी लाइफ सेफ रहेगी। अब बात करते हैं वॉक ऑन द ओशन। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिनिटीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। यानी कि उनका जो अंटार्कटिक एक्सपीरियंस था वो फुल ऑफ सच एपिफेनीज मतलब मैनिफेस्टेशन से पूरा फुल था, पर जो बेस्ट उनका एक्सपीरियंस था वो कहाँ हुआ, अंटार्कटिकल सर्कल के 65.55 डिग्री साउथ में। The Shikowski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। यानी कि उनका जो शिप है Shikowski वो कहाँ फंस चुका था, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में एक बड़े से आइस में फंस चुका था और अब वो आगे नहीं जा पा रहे थे। The captain decided we were going to turn around and head back north। यानी कि जो कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे क्योंकि हम ऑब्वियस बात है आगे नहीं जा पा रहे, तो अब हम नॉर्थ साइड वापस चले जाएंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। पर इससे पहले हम वापस जाए हम सभी को ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि हम गैंग प्लैंक पर क्लाइंब डाउन करें। यानी कि मान लो ये शिप है तो यहाँ से उतरने के लिए एक लकड़ी का ऐसे तख्ता होता है, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो सबको बोला गया कि गैंग प्लैंक से नीचे उतरो और ओशन यानी ओशन पर चलो। ओशन पर चलने का मतलब है ओशन के ऊपर पूरी आइस बिछी हुई थी, तो उस आइस के ऊपर उन्हें चलना था, इसीलिए उसको बोल रहे हैं वॉक ऑन दी ओशन। तो सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, यानी कि वो कितने थे टोटल, 52 थे। किटेड आउट इन गोरे टैक्स एंड ग्लेयर्स, यानी गोरे टैक्स और ग्लेयर्स उनके जो शूज थे और ग्लव्स वगैरह थे उनको बोल रहे हैं। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉरएवर। और वो ऐसी वाइटनेस पर चल रहे थे जिससे जो ऐसा लग वो ऐसी वाइटनेस पर चल रहे थे जो पूरे चारों ओर फैली हुई थी। अंडरनीथ अवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पर, यानी उनके पैरों के नीचे क्या था, 1 मीटर थिक आइस थी जिसके ऊपर वो चल रहे थे। और उस आइस के नीचे क्या था, 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, यानी 180 मीटर गहरा पानी था। In the periphery, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like a stray dogs will do under the shade of banyan tree। यानी कि जो क्रेबिटर सील्स होती हैं जो अभी इसके पहले वाले डायग्राम में आपका एनिमल्स वगैरह बने थे वो, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने आइस पे बैठ के धूप वगैरह ले रहे थे जैसे हमारे यहाँ में स्ट्रे डॉग्स करते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडियड कनेक्ट। यानी कि कुछ भी ऐसा अलग सा उन्हें नहीं लगा, सब कुछ वो इंडिया से कनेक्ट कर पा रही थी। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मिनी कोस्फेलेटा। यानी ये सब क्रॉस करने के बाद वो अभी भी ये सोच रही थी कि हमारे प्लैनेट में कितनी बड़ी कितनी अच्छी ब्यूटी है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। तो वो बोलते कैसा होता अगर अंटार्कटिका पहले की तरह गर्म एक वार्म प्लेस होती जैसे ये पहले थी। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव टू or would we have gone the way of the dinosaurs, mammals and woolly rhinoceros? Who's to say? यानी कि क्या हम उसके आसपास होंगे तब देखने के लिए, या फिर हम भी डायनासोर्स, मैमोस, वूली राइनोस की तरह गायब हो चुके होंगे, ये चीज किसे ही पता है। बट after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने टीनेजर्स के साथ 2 वीक्स स्पेंड किया है, तो जिनके पास
आज भी उनके अंदर आइडियलिज्म है, यानी वो चाहते हैं वर्ल्ड को बचाना। और यहाँ पर जो राइटर है वो यही सिर्फ कहना चाहती हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो एक दिन ही करता है। तो हमें हर एक दिन को बहुत अच्छे से, बहुत संभाल के हमारी चीजें, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो करनी चाहिए। सो गाइस, ये था आपका चैप्टर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।